में भी ऐसा नहीं सोचा था कि पुलिस की नौकरी में आ जाएंगे। पेंटिंग और इसके शौक की वजह से बाकायदा हमें प्रोफेशनल पेंटिंग साझा संकलन में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई, कुछ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, किंतु उसका एक नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो है तो पुलिस अधिकारी, लेकिन साथ में एक कवि भी। उनकी कई कविताएं हम लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे पढ़ते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो आपकी आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं भोपाल जिले में एसपी रेडियो शशांक गर्ग साहब से, और जो एक बेहतरीन कवि भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शुक्रिया। कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक पुलिस अधिकारी जो होता है, बड़ा उसको माना बड़ा संवेदनशील माना जाता है, और कविताएं जो होती हैं वो एक संवेदनशील व्यक्ति लिख सकता है। तो ये दोनों में जो आप तालमेल है वो कैसे बिठा पाते हैं? दरअसल बात यही है कि पुलिस भी वास्तव में उसी समाज से आती है जिससे आप लोग आते हैं, बाकी लोग आते हैं, और किसी पद पे आने के पहले तो व्यक्ति वही होता है जो एक आम आदमी ही होता है। वो सारी संवेदनाएं, वो सारे जो भावनाएं हैं, वो सामान्य मनुष्यों की तरह ही होती हैं। बस इतना ही है, आप कौन से हिस्से को आप पोषण देते हो, किस हिस्से को आप नर्चर करते हो। तो यदि आप अपने संवेदनशील पक्ष को, मानवीय पक्ष को आप नर्चर करेंगे, तो निश्चित ही वो रचनात्मकता के रूप में किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित होगी। मैं पेंटिंग भी किया करता था, मुझे गार्डनिंग का भी शौक था। तो ये सारे शौक शौक पहले आया, बाद में नौकरी आई, तो वो उसके साथ साथ चलता गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि शशांक गर्ग साहब राज्य पुलिस सेवा 2002 बैच के अधिकारी हैं। उससे पहले आप डिप्टी जेलर भी रहे हैं, और इसका दूसरी कई अलग-अलग पदों पर भी रह चुके हैं पुलिस के। सर, किस तरह से ये कविताएँ लिखने का ख़्याल आपके मन में आया? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? मेरे परिवार में लेखन और साहित्य का की पृष्ठभूमि रही है। मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय सोमदत्त यहाँ मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के लंबे समय तक सचिव रहे हैं। मेरे पिताजी भी लिखा करते थे, और हमारे यहाँ बड़े अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो जड़ें वहाँ पर थीं, और धीरे-धीरे जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको द्वेलित करती हैं, कोई चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, तो जी। उनकी भावाव्यक्ति की यदि आपको माँ सरस्वती की कृपा है, तो आप उन्हें शब्द दे पाते हो, उसको बेहतर तरीके से कह पाते हो। ऐसा लगता है कि वो माँ की कृपा ही कुछ ऐसी थी कि जिसके कारण हम कुछ कह पाए या किसी चीज़ को अपनी वाणी दे पाए। तो मैं ऐसे माँ की कृपा मानता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा ही मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि माँ सरस्वती की आपको को कृपा है, क्योंकि सबको ये कृपा नसीब नहीं होती। लिखना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। जी। एक कोई कोई बचपन से भी एक सबका ड्रीम रहता है कि एक हम बड़े होके हाँ, हाँ। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस। आपका ऐसा बचपन से क्या ड्रीम रहा? क्योंकि आपने पुलिस फ़ोर्स जॉइन करी है, इससे पहले जेल विभाग में भी आपने जो नौकरी की है। जी। तो आपका बचपन का क्या ड्रीम रहा है ऐसे? बचपन में सही बात तो ये बताएँ, हमारे घर में जो एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसके बड़े छोटे-छोटे सपने होते हैं। एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक प्रतिष्ठित आपका दायरा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो। तो मूल तो हमारे मन में जो ऐसा था कि कोई ऐसी प्रतिष्ठित नौकरी मिल जाए जिसमें मान-सम्मान भी हो हुँ। और समाज में प्रतिष्ठा हो। तो कुछ ऐसा हुआ कि अ, जब हम लोग जब समय था तो हमने गणित में अच्छे अंक आने के बावजूद हमने बायो ले लिया। तो पहला झटका वहाँ लगा घर वालों को। दूसरा जब झटका ये लगा कि जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे पीएमटी नहीं देना है, तो उस ज़माने में ये हुआ करता था कि ये बड़ा अप्रत्याशित सी बात थी कि भई आप पढ़ने में ठीक-ठाक यदि हो और बायो ले रहे हो, तो आप पीएमटी नहीं देना चाहते।
खैर पिताजी ने, माँ ने साथ दिया और उस निर्णय के साथ रहे। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से एक लाइन पकड़ी कि हाँ, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। तो शुरुआत तो सही मायनों में ये हुआ कि उनकी आशाओं पर तुषारपात ही हुआ कि वो जो चाहते थे वो नहीं बने। लेकिन फिर एक बार जब निर्णय लिया तो फिर वो उस निर्णय के साथ चले, मदद की और धीरे-धीरे माँ की कुछ ऐसी कृपा हुई कि चयनित होकर यहाँ तक पहुँच गए। क्या चाहते थे पिताजी या माताजी? क्या देखना चाहते थे? किस रूप में देखना चाहते थे मेरी आपको? माँ का सही मायनों में मेरी माँ को ये लगता था कि चूँकि उनके बड़े भाई साहब इंजीनियर थे, तो एक उन्होंने उनका जो हम लोग समाज में कहते हैं ना जलवा देखा था। तो उन्होंने वो देखकर उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूँ। पिताजी को ये लगता था कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित नौकरी मिले जिससे उसकी एक अलग पहचान हो। लेकिन उससे ज़्यादा उनका ज़ोर इस बात पर था कि आप एक अच्छे इंसान बनो, लोगों के मददगार बनो। तो वो उनके बड़े जब हम उनके मित्रों से जानते हैं, उनसे जब हम लोग बात करते हैं तो समझ में आया कि उनको शुरू से वो समाज सेवा से बड़े गहराई तक जुड़े हुए थे। तो वो एक उनके मन में एक भाव था कि कोई ऐसा काम करें जिसमें समाज से प्रत्यक्ष जुड़ाव हो और समाज सेवा कर सकें। तो मुझे लगा कि जब मैं प्रशासनिक सेवाओं में का निर्णय लिया तो वो बड़े प्रसन्न होते थे और लोगों का उदाहरण देते थे कि अरे एक यंग ऑफिसर आया है, एक यंग पुलिस ऑफिसर आया है, बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा अच्छा अपराइट है। बढ़िया कोई डिप्टी कलेक्टर के बारे में कहीं मिलते थे, वो बैंक की सेवा में थे। तो उनके मन में एक बड़ा अच्छा भाव था कि हाँ, यदि ये मैं इसमें आता हूँ प्रशासनिक सेवाओं में तो उनको ये खुशी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद मैं उनके सपनों को पूरा कर पाया किसी हद तक। मतलब जब आपने प्रशासनिक सेवा की या राज्य प्रशासनिक पुलिस या के जो पीएससी का एग्ज़ाम दिया तो पिताजी सबसे ज़्यादा खुश हुए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी एक आदत थी ज़ुबैर भाई कि वो बहुत आह्लादित भी हों, बहुत प्रसन्न भी हों, तो एकदम ऐसे ज़ाहिर नहीं करते थे अपनी खुशी। लेकिन आप उनके मुख मुद्रा से, उनके जो हाव-भाव से आप भाँप सकते हैं कि वो कितने खुश हैं। तो जैसे कहते हैं ना चेहरे से खुशी जी, टपकती है, जी। तो उनके वो चेहरे से जब वो खुशी टपकी, तब फिर मुझे लगा कि हाँ, कम से कम मैं उनको किसी हद तक संतुष्ट कर पाया। मतलब आप भी और दूसरे बच्चों की तरह जिनका कोई बचपन में कोई ड्रीम नहीं, कोई फ़ोकस नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कब जहाँ मतलब भटकते से मैं रहे। ये कह लें कि अब हम लोग अब यदि ऐसे बताएँ तो बचपन में अ, दमोह में हमारे पिताजी का भी ट्रांसफरेबल जॉब था, तो दमोह में एक घटना याद आएगी कि जैसे चोर पुलिस खेलते हैं ना, तो हम अपने छोटे भाई को चोर बना दिया करते थे, तो हमारी दीदी हवलदार बनती थी, हम इंस्पेक्टर बनते थे। जी। तो वो कहती थी कि इंस्पेक्टर साहब आप जीखो ढूँढ रहे थे, हम वो लोहा ले आए। हुँ। तो उस समय बड़ा अच्छा लगता था लकड़ी की बंदूक चलाना और खिलौने चलाना। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं इसीलिए बिना लाग लपेट के कह सकता हूँ कि कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि पुलिस की नौकरी में आ जाएँगे। क्योंकि लोग भी जो मेरे मित्र थे उनको भी ये नहीं लगता था, जो मेरे मिज़ाज थे उससे ऐसा नहीं लगता था कि ये कभी ऐसे यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में जाएगा। हाँ, लेकिन पेंटिंग और इसके शौक की वजह से बाकायदा हमें प्रोफ़ेशनल पेंटिंग करने के वो था, तो हम लोग यानी पेंटिंग बनाया भी करते थे और ये तमाम चीज़ें किया करते थे, वो गतिविधियाँ चलती रहती थी। लेकिन आजीविका के रूप में इसको अपनाएँगे ये नहीं सोचा था। और हाँ, पढ़ाते भी थे, तो पढ़ाया करते थे पीएससी के बच्चों को और ऐसे भी कोचिंग लिया करते थे। तो ये ज़रूर था कि लोगों को लगता था कि ये शिक्षण कार्य में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर अच्छा, जब जो आपका डेस्टिनी राज्य होती है यहाँ आ प्रशासनिक गए। सेवा पीएससी क्लियर हुआ, राज्य प्रशासनिक सेवा का परिणाम आया जिसमें जब आपका सिलेक्शन हुआ तो
उसके बाद परिवार का सबसे अच्छा रिएक्शन क्या था? पिताजी का, मम्मी का या सिस्टर का या ब्रदर का? अ, जब मैं डिप्टी जेलर हुआ करता था और मुझे फ़ोन पर ही मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा चयन पुलिस अधीक्षक पद पे हुआ है। तो वहीं कार्यालय से मैंने सबसे पहले अपने घर पे उस समय लैंडलाइन चला करते थे। जी, तो लैंडलाइन पे मैंने फ़ोन करके जैसे ही बताया, तो जो जैसे घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सबसे ज़्यादा खुश तो स्वाभाविक है माँ-पिता ही होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है। ज़ाहिर-सी बात है, तो माँ-पिता तो बहुत ऐसे खुश हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भाई-बहन तो चूँकि उन्होंने संघर्ष देखा था, तो उनका खुश होना तो लाज़मी था। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा खुश तो माँ-पिता ही हुए थे कि उनके जैसे कहते हैं संघर्ष को एक विराम मिला, एक परिणति मिली, एक सकारात्मक सुखद अनुभूति हुई। तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, जब आप नौकरी में सिलेक्ट हो गए तो एक ये तो कन्फर्म होगा कि अब आजीविका चलती रहेगी, अब हाँ, उसका कोई सबसे बड़ा टेंशन नहीं है। हाँ। अब सवाल ये आता है कि चूँकि आपने बताया कि पिताजी भी लेखन लिखते थे, लिखने का शौक रहा है उनको भी काफ़ी अच्छे उससे जुड़े हुए रहे। आपने सबसे पहली कविता कब लिखी और किस इस पे सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किसने दी? अ, बहुत छोटे थे तब कुछ जो लिखते थे, तो वो पिताजी को ही दिखाया करते थे। तो पहले सबसे पहले मैं यदि कहूँ कुछ लिखा होगा तो एक व्यंग्य जैसा कुछ लिखा। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को जो आपकी पहली कविता जो व्यंग्य है वो सुना वो दीजिए। तो नहीं, एक नज़्म ज़रूर थी जो जी। वही कच्ची उम्र में ही लिखी, वो ज़रूर सुना दूँगा। लेकिन वो जो पहले जो एक रचना थी, जो पिताजी को सुनाया तो वो हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, और लिखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं लिखा करो। हाँ, यद्यपि मैं थोड़ा-सा संकोची स्वभाव था, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रकाशन के तरफ नहीं गया, लेकिन फिर भी जो हमारे मित्र थे, उन्होंने अलग-अलग जगह भेजकर खुद ही प्रकाशित करवाई और जिन्होंने जब उनको लगा कि इस लायक है, तो मंच पर भी उन्होंने आमंत्रित किया, तो सम्मानित मंचों पर कविता पढ़ने का अवसर मिला। जैसे भारत भवन हो, चाहे जी। राजकमल प्रकाशन समूह हो, चाहे ऐसे जो बड़े मंच हैं, उनमें सभी में माँ की कृपा से कविता पढ़ने का अवसर मिला। तो पहली नज़्म जो थी वो जो बहुत कच्ची उम्र की नज़्म थी वही सुना देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। आज हर चीज़ क्यों मुझसे ही बतियाने लगी है, आज हर चीज़ क्यों मुझसे ही बतियाने लगी है, वो रास्ता है ना जो आता है थोड़ा घूम कर घर तक, वो रास्ता है ना जो आता है थोड़ा घूम कर घर तक, अचानक पूछ बैठा आज मुझसे क्यों अकेले ही? अचानक पूछ बैठा आज मुझसे क्यों अकेले ही? वो साए दरख्तों के पीट करके लेट जाते थे, वो साए दरख्तों के पीट करके लेट जाते थे, बदल कर करवटें अचकचा यूं घूरते क्यों हैं? वो खुशबू साथ चलती थी जो मेरे खो गई है क्या? वो पुलिया जिस पे हम तुम कभी थक कर बैठ जाते थे, अचानक मुझसे चिढ़कर खुरदुरी सी हो गई है क्या? गली के मोड़ पर जो घर है उसमें एक खिड़की है, वो दरवाजे पे जो तकती है वो तिरछी लगी है। बगीचे से कई जोड़ी निगाहें घूरती हैं। वो लड़की जो खड़ी है अपने घर के सामने पुस्तक के पीछे से निगाहें बचाकर शायद मुझे ही ताकती है। मुझे ऐसा लगा पूछा उसी ने, क्यों अकेले ही? मुझे ऐसा लगा ये सब यहाँ पर कल नहीं था। मुझे ऐसा लगा ये सब यहाँ पर कल नहीं था। कल जो तुम थे साथ, ये रास्ता जाने कब कट जाता था। वाह! कल जो तुम थे साथ, ये रास्ता जाने कब कट जाता था। 23 खंबे, 20 मंत्र, 100 तक गिनती और 4 गीत लंबा है रास्ता आज मुझे मालूम हुआ है। आज मुझे मालूम हुआ है। बहुत बढ़िया, आज मुझे मालूम बहुत हुआ है। बढ़िया। अब तक आप ऐसे कितनी कविताएँ लिख चुके हैं और जो आपने जो कविताएँ लिखी हैं, उनको किताब के रूप में लाया नहीं अभी कि तक किस 3 में? साझा संकलन में मेरी कविताएँ प्रकाशित हुई, कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, किंतु उसका एकल संकलन अभी लाने का मैं सच बताऊँ तो मैं खुद मुतमईन नहीं हो पाता, यद्यपि मेरे हुँ। मित्रों ने कुछ और
शुभचिंतकों ने सलाह दी है और उन्होंने प्रयास भी किया है कि उसको पुस्तकाकार में लाया जाए। लेकिन 3 साझा संकलनों के बाद भी मैं खुद मुतमईन नहीं हो पाता, मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं महसूस कर पाता कि ये इस आइडिया से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाता कि मुझे प्रकाशित करना चाहिए कोई किताब। लेकिन देखिए, यदि ऐसे ही मेरे दोस्त और शुभचिंतक हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और इसी तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाए रखेंगे, तो हो सकता है किसी दिन मैं भी उस बिल्कुल। वो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि दौड़ में आपने शामिल जो हो जाऊँ। कविताएँ लिखी हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसको दर्शक किताब के रूप तक पहुँचे, किताब के रूप में पहुँचे और आपकी कविता पूरे जहाँ में फैले। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो शशांक गर्ग साहब हैं, डिप्टी जेलर तो रहे हैं, पुलिस ऑफ़िसर भी हैं, कवि भी हैं, उसके अलावा एक और फ़न में बहुत माहिर हैं। आप बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग भी करते हैं, चित्रकारी भी करते हैं। तो ये पेंटिंग करने, ये चित्रकारी करने का शौक कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही उसका शौक था, मूर्ति बनाने का भी आप चूँकि देखेंगे यहाँ पर भी हमारे घर में, ये सब चीज़ों से प्रकृति से जुड़ाव शुरू से था। तो आप अपने जब चीज़ों को, शब्दों को, भावनाओं को आप जब रेखाओं और रंगों में अभिव्यक्त करने के आपके अंदर यदि वो कुवत बख्शता है, वो आपको सिफ़त देता है, ईश्वर माँ कृपा करती हैं, तो वो ऐसी कुछ प्रेरणा आती थी। मैं कॉपी वर्क नहीं करता था, मेरा जो भी वर्क होता था ओरिजिनल होता था। तो वो जो प्रेरणा आती थी, तो मजबूरी हो जाती, जैसे होता है ना आप लोग जैसे जब लिखते हैं, तो वो लिखने की जो प्रेरणा आती है, यदि तुरंत ना उतारें तो एक बेचैनी बनी रहती है। तो बचपन से रेखाओं से खेलना, रंगों से खेलना आया और ईश्वर ने वो कृपा बरसाई कि कर पाया कुछ। यद्यपि अभी नियमित नहीं हो पाता, अभी डिजिटल मीडियम पे कुछ काम करने के विचार बनाया था, बीच-बीच में छूट जाता है। मैं बहुत नियमित नहीं रह पाता हूँ इन चीज़ों में, जो जिसमें बहुत अनुशासन भी चाहिए, लेकिन यदि ईश्वर ने चाहा तो अब फिर से इसमें पेंटिंग और इसमें अब काम करने का विचार बनाया है। देखिए, कभी होगा तो आपके सामने लेके ये आऊँगा। सवाल तो पूछना बेईमानी ही होगा कि चूँकि पुलिस की जो जॉब होती है, बहुत टफ़ जॉब होती है, प प मतलब राउंड द क्लॉक की जॉब होती है। ऐसे में बहुत ही कम वक़्त मिलता है पुलिस आप जैसे अधिकारियों को कि अपने लिए कुछ शौक पूरे कर सकें। तो ये तो साबित ही हो चुका है कि जब आपको खाली वक़्त मिलता होगा, तो आप क्या करते होंगे? या तो कविताएँ लिखते होंगे या पेंटिंग करते होंगे। ज़ुबैर भाई, मैं घूमता भी हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, ये गार्डनिंग भी करता हूँ, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ का ये जी, सारा जी। माहौल। तो गार्डनिंग भी करता हूँ, मुझे घर सजाने का भी शौक है। जितनी चीज़ें सीखने की कोशिश है, वो मुझे लगता है सब कुछ करना आना चाहिए और 24 घंटे सबके पास हैं। आप अपने शौक के लिए जो चीज़ पसंद करते हैं, उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। दोस्तों से मिलना, अच्छे लोगों से बात करना, अब आज से आपसे ही मुलाकात हुई, जी। तो ये ज़िंदगी के हासिल हैं। हम उस जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी से जो कुछ लम्हे, कुछ वक़्फ़ा जो हम निकाल पाते हैं, वो यही है जिसमें आप सच में जीते हो। बाकी तो आप लेकिन जैसे एक जीवन के दौड़ आम में तो आम निकले ही आम हो। लोगों के एक के नज़र में पुलिस की जो छवि बनी हुई है, हाँ, पुलिस की छवि बनी है, एक सख्त पुलिस ऑफ़िसर, बिल्कुल कठ कठोर मतलब बहुत कम बात करने वाला, उसको मतलब लोग ये कहते हैं कि पुलिस ऑफ़िसर के हृदय नहीं होता, मन नहीं हो दिल नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखते हैं तो पुलिस ऑफ़िसर कम लगते हैं, आप कहीं से भी किसी भी नज़रिए से देखें तो आप पुलिस ऑफ़िसर कम लगते हैं। एक कवि, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़ुबैर भाई, यदि आपको ध्यान हो, मैंने जैसे अभी शुरुआत में ही बात की थी, अभी कोविड टाइम में आपने देखा जो हम लोगों ने वो ग्रुप जी, जी। बनाया था, उसमें जिस तरह से लोग जुड़े थे, दरअसल पुलिस में भी वही सारी संवेदनाएँ हैं, बात वही है। आप जैसे कहते हैं ना, आपके एक कंधे पर शैतान बैठता है, एक कंधे पर फरिश्ता। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसको खाना खिलाते हो, किसको आप फ़ीड करते हो, उस पे निर्भर करता है। आप अपने फरिश्ते को आप यदि फ़ीड करोगे, वो आपको छाया देगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको ऐसी सोच देगा कि आप सकारात्मक सोच रखोगे, रचनात्मक सोच रखोगे और शैतान को फ़ीड करोगे तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं। जिबली इब्लीस को जो यदि बिल्कुल। आपने फ़ीड किया तो वो तो आपको उसका भी कोई अंत नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये बात सही है कि पुलिस की छवि जैसे हमारे अभी हमारे एक वरिष्ठ
अधिकारी हैं अनुराधा शंकर मैम, आपने खुद देखा अभी उन्होंने जो लेख लिखा, कितना सही बात है कि जब तक हम जो गांधी जी ने जैसा कहा है कि पुलिस अच्छे से अच्छे समाज के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कब कैसे कि वो वास्तव में जनोन्मुखी होके कार्य कर सके। मूल बात ये है कि जो छवि बन गई उसके ठीक विपरीत पुलिस को ऐसा ही होना चाहिए, जैसा आपने कहा कि मुझे देखकर या किसी ऐसे अधिकारी को देखकर जिसमें मानवता है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यदि किसी मित्र के परिवार में हम जाएँ, कभी तो वो माएँ या वो कहेंगे, "देखो ये पुलिस अंकल हैं, ये तुमको उठा के जेल में बंद कर देंगे।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे बच्चों को तो कभी जेल में बंद नहीं करेंगे, ब अच्छे बच्चों की तो पुलिस दोस्त होती है।" तो जो एक छवि है, हमारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें हम इससे कोई इनकार नहीं है ऐसा हमारा। ऐसा ही क्यों होता है कि माएँ या परिवार के 2 ही लोगों को धाम देते हैं, या तो डाकू गब्बर सिंह आ जाए, डाकू को बन हाँ, देते हैं, या फिर पुलिस का, बच्चों को डराने के लिए। दरअसल क्या है, वही मैंने कहा ना, स्टीरियोटाइप जो हम बना लेते हैं, ज़ुबैर भाई, बड़ा अजीब-सा स्टीरियोटाइप है। या तो एक तरफ हम बिल्कुल उसको सिंघम पोर्ट्रे करेंगे, या एक तरफ हम बिल्कुल उसको भ्रष्ट या नकारा पोर्ट्रे करेंगे। बहुत हद तक जो मीडिया भी पोर्ट्रे करता है, और आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है कि वो आपको इस तरह से कि रील्स और इसके माध्यम से इस तरह से पोर्ट्रे करेगा कि या तो बिल्कुल सर्वशक्तिमान, जबकि हम और आप एक ही एक ही। समाज से आते हैं और वैसे ही लोग हैं। ना ही कोई बहुत एकदम सुपर हीरो होता है, ना ही कोई बहुत विलन होता है। हाँ, लेकिन जो हावी हो जाते हैं हमारे, जैसे हमने कहा समाज जैसे ही हम हैं, तो उसमें भी वैसे लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पुलिस में बिल्कुल एकदम साफ पाक साफ छवि वाले लोग ही हैं, उसमें भी ऐसे लोग आते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं कि जो कहना चाहिए कि आपका परिवेश, आपके संस्कार, आपकी पृष्ठभूमि और आपकी, जैसे कहते हैं, शिक्षा-दीक्षा का भी, और आपकी संगति का भी बहुत असर होता है। तो यदि आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, मैं जैसे आपको वही कोरोना काल का उदाहरण दे रहा था, जब हम लोगों ने वो इंडिया केयर एंड हेल्प ग्रुप शुरू किया था, पूरे देश से जिस तरह से लोगों ने जुड़ाव हम लोगों के साथ रखा, देखते-देखते 20,000 लोग हम लोगों से जुड़ गए, और अभी भी वो लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि वो लगातार, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल से संबंधित कोई ज़रूरत हो, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की, हम लोग कोशिश करते हैं मिल-जुल कर उसमें मदद करें। तो एक स्वरूप वो भी देखा कोरोना के समय में पुलिस का, और एक ये भी, जैसा आपने कहा कि एक वो सख्त और बड़ी कठोर छवि गढ़ी होती है। तो उसमें दोनों में हमारा ही योगदान है बहुत हद तक। पुलिस जब तक मैम ने, अनुराधा मैम ने एक जगह लिखा था कि जब तक हम इसमें आमूल-चूल इसको परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये सिर्फ़, ये जितने भी हमारी कवायद है, वो सिर्फ़ एक मुलम्मा साबित होगी। तो जो एक स्वभावगत परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, चरित्रगत परिवर्तन नहीं आएगा, समाजोन्मुखी, जनोन्मुखी पुलिस नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि ये छवि बनी रहेगी, या तो एक्सट्रीम सुपरमैन वाली, या तो फिर एक्सट्रीम विलेन वाली। विलेन वाली। जबकि इसके बीच में कहीं एक संतुलन होता है हर जगह का। पुलिस की लेकिन बात क्यों है, क्योंकि वर्दी पहनते हैं हम। वर्दी पहनते तो हमारी विज़िबिलिटी ज़्यादा होती है। दिखती है। 1000 लोगों में एक प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी न्यायिक सेवा का या किसी अन्य सेवा का भी अधिकारी, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी भी खड़ा हो, लेकिन यहाँ पर यदि एक सब इंस्पेक्टर या एक एएसआई या एक कांस्टेबल भी है, खड़ा हो तो वो तो वो ज़्यादा खड़ा नोटिस होगा, किया तो जाए, वो उसके विज़िबिलिटी ज़्यादा है, उसके हर एक्शन को लोग ज़्यादा जज नोटिस करेंगे, किया जाएगा। हर एक्शन पब्लिक आई में होता है। तो हाँ, इस विज़िबिलिटी के कारण हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उस छवि के निर्माण में बहुत सतर्क हों। तो सर, जाते-जाते मैं एक आखिरी सवाल आपसे, जी। कि जो आप कवि आपने जितनी कविता लिखी हैं, आपने सबसे पहली कविता जो लिखी, जो नज़्म लिखी, उसको हमारे दर्शकों को सुनाया, बताया, सुनाया। आपके दिल के जो सबसे करीब है, आपको जो सबसे अच्छी लगती है अपनी, क्योंकि बच्चे तो सभी के एक जैसे ही होते हैं सब माँ-बाप के लिए, जी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे जैसा दिल माँ-बाप के दिल के करीब होते हैं। ऐसी एक आपकी कोई नज़्म, एक से जो आपकी कविता जो आपके सबसे दिल के करीब है? जो लोगों को पसंद आती थी, और जी। लोगों को जिसमें अपना चित्र दिखता है,
वही एक कविता आपसे शेयर करूँगा। जब भी दिन भर घिसकर खटकर जब भी दिन भर घिसकर खटकर पैकेट भर आटा संग लेकर, दाल भरी पन्नी को लेकर, एक छटाक भर दुनिया लेकर घर आता हूँ कुर्ता पिस्ता और पसर जाता सोफे पर। अक्सर याद आता है बचपन, अक्सर याद आती है अम्मा, अक्सर याद आता है बचपन, अक्सर याद आती है अम्मा। चावल कम है, गेहूँ कम है, चावल कम है, गेहूँ कम है और नमक की गिड़ी खत्म है। अम्मा खींच-खींच जाती थी, अम्मा खींच-खींच जाती थी और बाबूजी भोले भंडारी खींचने पोरे हँस देते थे। फिर उलाह ने वो दे देकर फिर उलाह ने वो दे देकर कभी नरम हो, कभी गरम हो, कभी नरम हो, कभी गरम हो, किसी तरह से वो ठैमस कर टेंट को ढीला कर लेती थी। अम्मा बड़ी पुलिस वाली थी। अम्मा बड़ी पुलिस वाली थी। जेठ में गेहूँ, पूस में चावल, इसमें मूँग तो उसमें अरहर। जेठ में गेहूँ, पूस में चावल, इसमें मूँग तो उसमें अरहर। दाम चढ़ेंगे, अब टूटेंगे, दाम चढ़ेंगे, अब टूटेंगे। अम्मा पूरी व्यापारी थी। अम्मा पूरी व्यापारी थी। इसमें मिट्टी उसमें घुन है, इसमें मिट्टी उसमें घुन है, इसमें भूसी थोड़ी कम है। इसमें मिट्टी उसमें घुन है, इसमें भूसी थोड़ी कम है। कभी सूंघ कर, कभी मसल कर, कभी सूंघ कर, कभी मसल कर, कभी बंद मुट्ठी में लेकर। सहलाएगा, सौंधा होगा, खूब खिलेगा, सड़ जाएगा। अम्मा कैसे भीतर घुसकर दाना-दाना पढ़ लेती थी। अम्मा कैसे भीतर घुसकर दाना-दाना पढ़ लेती थी। अम्मा पूरी जादूगर थी। अम्मा पूरी जादूगर थी। अम्मा करती कंघी पट्टी बन जाते थे सुघड़ सलोने। अम्मा करती कंघी पट्टी बन जाते थे सुघड़ सलोने, छोटे-छोटे प्यारे छोने। छोटे-छोटे प्यारे छोने शाम ढले बंठन चलते थे। शाम ढले बंठन चलते थे, धूल धसोड़न घर आते थे। फूटे घुटने ले आते थे, फूटे घुटने ले आते थे। घोड़ा कूदा अम्मा कहती घोड़ा कूदा और जख्म भरते जाते थे। अम्मा पूरी चारागर थी। अम्मा पूरी चारागर थी। रीते रीते गांव शहर हैं, लगे बिराने गली मोहल्ले। छीज रहे हैं वैसे मन भी, छीज रहे हैं वैसे मन भी। छोटे छोटे पुड़े में बिकती हैं खुशियां भी, छोटे छोटे पुड़े में बिकती हैं खुशियां भी। एक खरीदो तो जेबें खाली हो जाएं, एक खरीदो तो जेबें खाली हो जाएं। याद बहुत आती है अम्मा, अक्सर यही कहा करती थी। अब लगता है सच कहती थी कि घर में गल्ला भरा रहे तो दुनिया भरी भरी लगती है। घर में गल्ला भरा रहे तो दुनिया भरी भरी लगती है और पेट में रोटी पड़ी रहे तो दुनिया भली भली लगती है, भली भली लगती है। अम्मा बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद अम्मा आती है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो दोस्तों आपने सुना पुलिस ऑफिसर के लिखी हुई ये कविता जो अम्मा बहुत याद आती है। ऐसी बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं, अलग अलग जगहों पे प्रकाशित हुई हैं और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अक्सर हम आपकी कविताएं पढ़ते रहते हैं और आपकी पेंटिंग को भी देखते रहते हैं। दोस्तों जब भी किसी का पुलिस ऑफिसर का नाम मन में आता तो एक अजीब सा भय सा आ जाता, लेकिन आप यकीन जानेंगे कि ये एक वो पुलिस ऑफिसर है हैं जिनके मन से इतने प्यारे शब्द निकल रहे हैं, इतनी प्यारी कविताएं निकल रही हैं। और इनकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पर अपनी राय हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, शुक्रिया।